वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल। मैं हूं तुसदा मेजबान आदिल मलिक। इस शो ते जरा तुसां वास्ते पेश किया जाता है हर सैटरडे हफ्ते दी शामी 7 बजे तो 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो ते असी तुसी दी लाइव कॉज लेंदे हैं ते इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामलात ते तुसें की एडवाइस करते हैं। अगर तुसां की या तुसी दे किसी चाहने वाले की किसी किस्म दा कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल तुसी प्रोग्राम ते फोन लाइव करो ते असी कोशिश करेंगे कि तुसे दे मसले हल करन नाल तुसें की एडवाइस करन। नाज़रीन, जहां तक इस शो दा ताल्लुक है तुसी इससे काफी दिलचस्पी दिखा रहे हो, जिसका एक प्रूफ यही है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले तुझी कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है और प्रोग्राम के अहतमाम तक यह सिलसिला बरकरार रहता है। हुण बढ़ते हैं अज दे पहले कॉलर की तरफ ते तक दे लाइन तर कौन है? जी फरमाओ। जी जी फरमाओ। जी जी हाँ जी, वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरे ना हस्बैंड के पास एक सवाल है। मेरे हस्बैंड के पास और मेरी बेटी है जो अभी 18 साल की नहीं हुई। 3 महीने के बाद जब एप्लीकेशन ड्यू के बाद वो होगी 18 साल की, उनके पास डिस्क्रिशनरी लीव है। ठीक। तो मैं और मेरा बेटा जो है, हम लोगों को डिस्क्रिशनरी लीव नहीं मिली थी क्योंकि हम आउट ऑफ द कंट्री थे। ठीक। तो हम 8 महीने का वीजा है, उसके ऊपर अपने हस्बैंड और मैं अपनी बेटी के साथ इस वक्त हम दोनों रह रहे हैं, मैं और मेरा बेटा। ठीक। तो अब मुझे ये पूछना था, अगर हम अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रहना चाहें ठीक, तो हम कौन सी एप्लीकेशन डालें कि हमारी एक्सेप्ट हो जाए और हमें कंट्री छोड़ के ना जाना पड़े और हम हमेशा अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रह सकूं मैं यहाँ पे? तो प्लीज जरा बता सकते हैं और कौन से फॉर्म पे अप्लाई करें? ठीक ठीक है, बिल्कुल। अगर आप रहना चाहते हैं यहाँ पे तो FLR FP की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन बिल्कुल जब भेजें तो उसमें होम ऑफिस को यही सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने अपनी इधर लाइफ एस्टेब्लिश की है और उनको बताना पड़ेगा कि किस वजूहत की वजह से या किस ग्राउंड्स के ऊपर जहाँ से वापस नहीं जाना चाहते। तो बेहतर ये है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारी तफसील से बात बताएंगे। जब आपने विजिट वीजे के लिए अप्लाई किया था, इधर उस टाइम अपने हस्बैंड का होम ऑफिस को डिक्लेयर किया था कि वो यहाँ पे है या नहीं है, तो अभी आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती और आपके हस्बैंड और बेटी कब आए थे? सॉरी, मतलब ना विजिट वीजा नहीं है, इट्स लीव आउटसाइड द रूल्स है। आपके पास अभी कौन सा वीजा है? लीव आउटसाइड द रूल्स थी, उन्होंने 8 महीने की। और ये आपको किस ग्राउंड्स के ऊपर मिली है? ये आर्टिकल 8 के बेसिस पे मिली थी। और अभी क्योंकि मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी इधर थे ना, ठीक, तो उस बेसिस पे मिली थी हमको। और आपके हस्बैंड और वाइफ के पास, बेटी के पास स्टेटस क्या है? वो ब्रिटिश नेशनल? डिस्क्रिशनरी लीव है। ठीक है। और ये आपका कब खत्म हो रहा है वीजा? 8 माह का? हमारा 8 महीने का वीजा जनवरी में एक्सपायर हो रहा है और उनकी एक्सटेंशन भी जनवरी में ड्यू है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपको यही फिर करना पड़ेगा कि सारों ने 7 एप्लीकेशन जमा करानी है। तो कौन से फॉर्म पे? आपका जो हस्बैंड होंगे और आपकी जो बेटी होगी उनको FLR O फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा। और आप और आपके जो बच्चे हैं वो भी FLR OE के ऊपर एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और आपका दूसरा कितना, एक बच्चा है? जी, वो 14 साल का है। और आप आई यहाँ पे किस वीजे के ऊपर थी, आप और आपका बेटा? पहले हम लोग यहाँ पे 2002 में रह रहे थे, 6 साल रहे। फिर हम कंट्री से बाहर गए तो हम लोगों को उन्होंने एंट्री रिफ्यूजल कर दिया। ठीक। तो मैं और मेरा बेटा जो है वो तो 8 साल का लीव आउटसाइड द रूल्स पे इस वक्त, और मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड 6 साल की डिस्क्रिशनरी लीव पे है जो ड्यू है जनवरी में एक्सटेंशन जिसकी, और हमारा वीजा भी रिन्यूअल ड्यू है जनवरी 18 को ही, सबका ड्यू है। और आपके हस्बैंड और बेटी को 6 साल कम्प्लीट हो जाएंगे? नहीं, 3 साल होंगे, इसके बाद एक्सटेंशन ड्यू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आप यही है FLR O फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन जमा कराएं। आपकी हस्बैंड को और बेटी को तो फॉर श्योर एक्सटेंशन मिल जानी है। आप और बेटे का भी साथ मेंशन करें कि अभी आपने यहाँ पे अपनी प्राइवेट और फैमिली लाइफ एस्टेब्लिश की है, और अगर होम ऑफिस आपका और आपके बेटे का केस रिफ्यूज करते हैं तो वो आपकी आर्टिकल 8 की वायलेशन होगी। तो उसमें यह है कि अगर फॉर इंस्टेंट अगर आप और आपके बेटे की एप्लीकेशन होम ऑफिस रिफ्यूज भी कर देते हैं तो उसमें आपको अपील का राइट होगा। आप कोर्ट में जाके जज को सेटिस्फाई कर पाएंगी कि क्योंकि आपको और आपके बेटे को ऑलरेडी होम ऑफिस ने लीव आउटसाइड दी रूल्स दे दी है, तो उनको चाहिए कि फर्दर भी आपके फेवर में डिस्कशन एक्सरसाइज करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाएं। शुक्रिया। जी फरमाओ। नाज़रीन, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है, सिर्फ बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी जी मलिक साहब, मैंने आपसे बात करनी थी। फरमाओ। मेरी वाइफ को एक वाइफ एक लड़की है। अच्छा। उसके 8 साल की लड़की, अभी 3 साल हो गए उसके को। अच्छा।
अभी तक कोई रिमाइंडर भी पाया था, ठीक रिमाइंडर भी पाया था, उसका जवाब नहीं हुआ है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ जी ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मिल गई हाँ जी। ठीक है यही है कि अगर तुसी होम ऑफिस की रिमाइंडर भेजा है और ते उससे उसका कोई जवाब नहीं आया। हाँ जी एक्नॉलेजमेंट फिंगरप्रिंट्स हो गए, बायोमेट्रिक्स हो गए। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ किस किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हाले तक केस के ऊपर फैसला नहीं हुआ। बाज़ का थोड़ा बहुत होम ऑफिस की टाइम लग जाता है, कोई फिक्र करने वाली गल नहीं। एमपी कोल जाके तुसी चिट्ठी लिखवा सकते हो, नाल थोड़ा वेट करो। अगर केस तुसदा चलदा है, पेंडिंग है तो उस नाल तुसी दे केस दे ज्यादा चंगे चांसेस होंदे। नाज़रीन बढ़दे न अगले कॉल तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी हाँ जी, मैंने पूछना था जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आई हूँ ठीक। और अगर मैंने यहाँ से अमेरिका एज अ विजिटर अप्लाई करना हो तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है और मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? बिल्कुल अगर तुसी कोल 6 महीने तो ज्यादा वीजा है स्टूडेंट तो बिल्कुल तुसी अमेरिकन विजिट वीजे वास्ते अप्लाई कर सकते हो। उस विच तरीकाकार आई है जी अमेरिकन एम्बेसी उसकी वैबसाइट ते जाओ, उथे ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिल करनी पड़ेगी तो जदों तुसी एप्लीकेशन जमा करा दो तुसी अपॉइंटमेंट दे देंगे तो अपॉइंटमेंट डे जिस दिन तुसी एम्बेसी जाते हो उस दिन तुसी दस देंगे कि आदर तुसी दी एप्लीकेशन अप्रूव है या रिफ्यूज है। अगर तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो तुसी 5 साल का अमेरिकन विजिट वीजा मिल जाएगा। तुसी 5 साल के अंदर किसी भी टाइम अमेरिका विजिट कर सकते हो। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो जी मलिक साहब। जी फरमाओ। सर मैंने आपसे वो पूछना था एक बात, मैंने आपका लास्ट का भी वो जो एपिसोड था वो देखा था मैंने, उसमें आपने डिसेबल के बारे में बताया था हमें। मैं यहाँ पे जैसे स्टूडेंट वीजा पे आई थी ठीक, तो अभी मेरा वीजा जैसे है ना 8 को फिनिश हो जाना है, जैसे कल फिनिश हो जाना है ना ठीक। तो मैंने वो पूछना था कि आपने जो डिसेबल के बारे में बताया था उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए? ठीक ठीक है बिल्कुल। अगर तुझा वीजा कल खत्म हो रहा है तो तुसें की अज या पहले एप्लीकेशन जमा करा देनी चाहिए सी। ते बहरहाल अगर तुसी एप्लीकेशन जमा नहीं कराई फिर भी कल के बाद तुसें कोल 28 दिन का पीरियड होएगा कि तुसी उसके अंदर किसी बेसिस से एप्लीकेशन जमा कराओ। ते अगर तुसी किसी डिसेबल की लुक आफ्टर कर रहे हो और अगर तुसी उन्हां दी प्राइमरी केयर टेकर हो तो फिर बुनियादी तौर पर तुसें डॉक्टर थ्रू ते नाल सोशल सर्विसेज थ्रू पेपर चाहिए होंगे तो उस नाल तुसी एप्लीकेशन होम ऑफिस की जमा करा सकते हो। हुण वो भी डिपेंड करता है कि अदर उसका कोई और इतने लुक आफ्टर करने वाला है या केयरर है या नहीं है, प्लस तुसी उन्हां दी कितने अरसे तो लुक आफ्टर कर रहे हो ते नाल तुसी इत्थे आए कितना अरसा हो गया है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि फौरी तौर पर किसी चंगे जे वकील की जाके मिलो, उन्हें सारी सूरत दिखाओ तो वो दस देंगे तुसां कोल केड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल तरफ। जी फरमाओ। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे हूँ ठीक, और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कॉलेज वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है। ठीक, तो अभी मेरे पास 7 मंथ का और वीजा है स्टूडेंट ठीक, का। ठीक, और अगर मैं यहाँ के बजाय कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहूँ ठीक, तो वो यहाँ से मैं कर सकती हूँ नहीं? अगर स्टडी बेस पे भी और वर्क जो फेडरल ठीक, स्किल वर्कर उनका प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आईटी एनालिस्ट में ठीक, और मेरी जॉब मैं देखी थी वो लिस्ट में है, तो क्या मैं कर सकती हूँ उसके लिए अप्लाई? ठीक ठीक है। जिस तरह मैं पिछले कालर ते जवाब ते भी दसिया सी, बिल्कुल अगर तुसां कोल 6 माह का वीजा मौजूद है तुसी फौरी तौर पर एप्लीकेशन जमा करा सकते हो। तो अगर तुसी कनाडा जाना चाहते हो तो विजिट वास्ते भी कोशिश की जा सकती है। विजिट के अलावा अगर तुसी वर्क परमिट ते भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। जहां तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है जिन्हों के कॉलेज क्लोज हो गए हैं या फिर अगर किसी कॉलेज का लाइसेंस रिवोक हो गया है तो होम ऑफिस की बुनियादी तौर पर पॉलिसी यही है कि उन्हें 60 डेज का नोटिस भेजते हैं तो उन्हें कहते हैं कि 60 डेज के अंदर वो किसी कैटेगरी से स्विच करन या फिर अपने होम कंट्री मोड़ के चले जान। तो बहरहाल तुसी कि हाले किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आया, तुसी कैनेडियन एम्बेसी कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन इथों जमा करा सकते हो। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉल तरफ। जी फरमाओ। हेलो, जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ना ये क्वेश्चन पूछना है अपने बारे में। जी
ہم لوگوں نے نا ادھر کیس جمع کرایا تھا 2012 آفٹر 9 جولائی نا. ٹھیک. میرے بچوں کو اس وقت ادھر 7 سال ہوئے تھے. پھر وہ ہمارا کیس جو تھا 2013 میں ریفیوز ہوا. پھر کنسرن آرڈر سائن کیا گیا. پھر وہ انہوں نے بولا کہ آپ مت جاؤ کورٹ, ہم 3 مہینے تک جواب دیں گے. لیکن انہوں نے 7 مہینے جواب نہیں دیا. اور ابھی جو ایک لیٹر آیا IS 75 اور IS 76 کچھ آیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میرے بچے جو ہیں وہ بڑا 14 ایئر ہے ادھر GCS کر رہا ہے, اور چھوٹا جو ہے وہ جو ادھر پیدا ہوا, بڑا جو تھا اپنے کنٹری میں پیدا ہوا تھا. تو مجھے بتائیں گے کتنا چانس ہے ہمارا سارا کچھ. ٹھیک ہے بالکل. ہوم آفس والے تو اپ ٹو ڈیٹ سرکمسٹانسز پوچھنا چاہ رہے ہیں تے تسی یہی چاہیے کہ فوری طور تے ہوم آفس کی ایڈیشنل گراؤنڈز جمع کرا سکتے ہیں تے اس دے نال نال تسی اپنے فردر ایویڈنس بھی جمع کرا سکتے ہیں. جس طرح کوئی بچے دے اپ ٹو ڈیٹ سکول دے پیپر ہو گئے ہیں یا سرٹیفکیٹس وغیرہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر تسی کوئی کونسل ٹیکس وغیرہ پے کر رہے ہو تو وہ سارے ڈاکومنٹس تسی ہوم آفس کی بھجوا سکتے ہو. جدوں تسی ہوم آفس کی پیپر بھیج دیو گے تے پھر ہوم آفس ایک فیصلہ کرنا ہے تے وہ فیصلہ یا تے تسی دے فیور تے ہوئے گا یا تسی دے اگینسٹ ہوئے گا. اگر تے انہاں تسی دے فیور تے فیصلہ کیتا تے تسی کی تے فیملی کی تے سٹے مل جانا ہے. اگر انہاں تسی دے اگینسٹ فیصلہ کیتا تے انہاں ایک نوٹس ایشو کرنا ہے. نوٹس کے اوپر وہ ایکسپلین کریں گے کہ کن کن گراؤنڈ کے اوپر وہ تسی دی اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں, مگر تساں کول آپشن ہوئے گی کہ تسی اس کے اوپر اپیل کرو تے میٹر کورٹ تے لے کے جاؤ. تے فی الحال یہی کرنا چاہیے کہ فوری طور تے ہوم آفس کی پیپر بھیج دینے چاہیے. پھر تھوڑا جا ہوم آفس کی ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ تسی دا کیس پراپر کنسیڈر کر کے فیصلہ کریں. ناظرین بڑھ دیں نیکسٹ کال طرف. جی فرماؤ. ہلو. جی جناب میرا ایکچولی سوال ہے کہ جو آپ دے لیگسی دے کیس سے جو کورٹ دے وچ انہاں دی ہیئرنگ ڈیٹ ہوئی سی, انہاں دا کوئی جواب آیا یا نہیں آیا, وہ بارے پوچھنا سی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ابھی مجھے لیگسی میں انہوں نے 2.5 سال کی اسٹے دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کورٹ میں چیلنج کروں کیونکہ مجھے 12 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. تو کیا اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کورٹ میں ہمیں ڈیفینیٹ گرانٹ کریں گے؟ یدی چانسز ہے تو کتنے % ہوتے ہیں؟ آپ نے اس کے کیس کیے ہوں گے, پلیز اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے بالکل. جہاں تک اس دے سوالات کا تعلق ہے تے جہاں تک ہائی کورٹ دی ہیئرنگ دا تعلق ہے تے بالکل وہ ہیئرنگ تے ہو گئی سی, مگر ہوم آفس دا جڑا وکیل ہے انہاں اپنے ڈسیژن پرانے واپس لے لیتے ہیں تے ہن کورٹ کوئی ججمنٹ نہیں دے گی, بلکہ ہوم آفس والے دوبارہ انہاں دا کیس ریویو کر کے موسٹ پرابلی انہاں کی 2.5 سال دا سٹے مل جانا ہے. تو اس کی وجہ تو کوئی کورٹ تو ججمنٹ نہیں آنی کیونکہ ہوم آفس والے ہن نیا فیصلہ کر دیں گے. جہاں تک تجھے اپنے کیس کا تعلق ہے تے بالکل تسی کی 2.5 سال دی ڈسکرپشن ملی ہے. حالانکہ میری اپنی اوپینین نال تسی کی انڈیفینٹ ملنی چاہیے سی کیونکہ 2006 تے جدوں اسکیم آئی سی, پالیسی آئی سی, اس ٹائم یہی پالیسی تے ریٹرن سی کہ اسی لوگوں کی تے انڈیفینٹ دینا ہے. تے بعد تے پھر 2011 فیبرری تے انہاں تھوڑی بہتی چینجز کیتی ہیں تے اس سے بعد ہن انہاں دی اپنی مرضی ہے. بعض کیسز تے انڈیفینٹ دے دیندے ہیں, بعض کیسز تے 2.5 سال دا ویزا دیندے ہیں. تے بالکل تسی اس کی کورٹ تے چیلنج کر سکتے ہو. جدوں تسی اس میٹر کی کورٹ تے چیلنج کرو گے تے پھر 2 آپشنز ہون گی. ایک تے آپشن ہوگی کہ جڑا ہوم آفس دا وکیل ہے ٹری سلیسٹرز میں بھی او تسی دے کیس کے خلاف اپنا ڈیفینس فائل نہ کرن اور آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے. بعض کیسز سے اگر آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے تو پھر تسی کی کورٹ والے ہیئرنگ ڈیٹ نہیں دیندے, نہ ہی تسی دے کیس کے اوپر کورٹ والے فیصلہ کرتے ہیں, بلکہ ہوم آفس دا وکیل ہی تسی دا کیس ریویو کر کے تسی کی انڈیفینٹ گرانٹ کر دینے ہیں. تے بعض کیسز سے اگر وہ تسی دے کیس کے خلاف ڈیفینس کورٹ تے فائل کر دیں تو پھر میٹر کورٹ تے چلا جائے گا, ہیئرنگ ہوئے گی تے ہیئرنگ تے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے جج کے اوپر انہاں ڈیسیژن دینا ہے. تو بالکل تسی کی کوشش کرنی چاہیے ہے. اگر کورٹ تو انڈیفینٹ مل گیا تو پھر تو تسی واسطے کوئی مسئلہ دقت نہیں ہوئے گی. اگر نہیں ملتا تو پھر تسی کو یہی آپشن ہے کہ 2.5 سال بعد تسی کی فردر ایکسٹینشنز کرانی پین گی. تو جدوں تسی کی تھے منیمم 6 سال یا پھر 10 سال تک ہو گیا تو پھر تسی انڈیفینٹ سے اپلیکیشن جمع کراؤ پاؤ گے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کال طرف. جی فرماؤ. ہلو جی ملک صاحب, میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. جی میرا ایک فرینڈ جو ہے اس کی وائف کے پاس اٹالین نیشنلٹی ہے. اچھا. اور وہ ادھر آنا چاہتا ہے, وہ موو کرتے ہیں ادھر. ٹھیک. اور اس کے بچے کے پاس بھی اٹالین نیشنلٹی ہے. ٹھیک. تو جب وہ ادھر آئے گا وہ اپنی وائف کے ساتھ اس نے ادھر لے لیا ہے اپنا وہ ٹورسٹ ویزا لے لیا ہے. ٹھیک. اس ویزے کے ساتھ وہ ادھر ساتھ میں سبھی فیملی سوئچ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اس کی جب ادھر آئے گا اس کی وائف کو پہلے کام ڈھونڈنا پڑے گا, اس کے بعد اس کے لیے ریزیڈنس پرمٹ لینا پڑے گا. ٹھیک. بٹ اس کا پاسپورٹ جو اکتوبر میں ایکسپائر ہو رہا ہے, اس کے لیے کتنی دیر کا ویلیڈیٹی ہونی چاہیے پاسپورٹ کی جب وہ اپلائی کرے گا؟ ٹھیک. تے حالے وہ پہنچ گئے یا انہیں آنا ہے؟
और आना है उन्होंने। आना ठीक है, बिल्कुल बेहतर आप नहीं है कि अगर वो इटली रह रहे हैं तो इटली इंडियन एम्बेसी कॉन्टेक्ट करन ते उत्थे अपना पासपोर्ट रिन्यू करा लें ते वो ज्यादा वधिया ऑप्शन है। ते अगर इथे आ जाते हैं तो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो अगर इंडियन एम्बेसी कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो मे भी रिन्यू ना करन इसी ग्राउंड के उपर कि उन्होंने को इथे रहने का कोई राइट नहीं है या स्टेटस नहीं है या उन्होंने को कोई लॉन्ग टर्म विजिट के अलावा स्टेटस नहीं है। तो बेहतर है इटली थ्रू अपना पासपोर्ट रिन्यू करा दें तो उससे बाद फिर इथे आ जान। फिर जदों इथे पहुंच जान तो वाइफ थोड़ी फौरी तौर पर काम शुरू करना है तो काम के बाद वो फिर रेजिडेंस कार्ड वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो रेजिडेंस कार्ड की जदों एप्लीकेशन अप्रूव होएगी तो उन्हें 5 साल की स्टैंप मिल सी तो जदों उन्हें 5 साल हो गए तो फिर वो इंडेफिनेट पक्की स्टे वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हाँ जी, मेरा सवाल है सानू ना 7 साल की पॉलिसी ते ना 2.5 साल का वीजा लग गया है। अच्छा। बच्चों की बेस से ठीक ते ए दसो कि तुहाडे मदद दसदे सी ते कि इन्हां बच्चों नू जेड़ा है इंडेफिनेट लगना चाहिए। ठीक। ए गल कितनी सच्ची है कि अगर 2.5 साल दा ते फिर फर्दर असीं की करिए इंडेफिनेट वास्ते। तो सेकंड सवाल है कि सर दसदे सी लास्ट टाइम के बेनिफिट भी लग सकते हैं तो तुसीं ओ भी दस छड़ो प्लीज। ठीक बिल्कुल हाँ, ये जेडे दोनों तुहाडे दे सवाल है इन्हां दोनों ते बेसिस के उपर हाई कोर्ट ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। ते बिल्कुल 16 अक्तूबर हेयरिंग हुई सी ते उस विच उन्होंने यही फैसला किया सी कि 2.5 साल का वीजा नहीं मिलना चाहिए है बल्कि इंडेफिनेट मिलनी चाहिए है। इसके अलावा फिर असा एक और केस हाई कोर्ट दे सी उत्थे कोर्ट वाले यही फैसला किया सी कि जिन्होंने लोगों की होम ऑफिस इतने स्टेटस दिता है 2.5 साल का और उन्होंने बेनिफिट नहीं देते वो गैर कानूनी फैसला है। क्योंकि अगर 2.5 साल के वीजे ते कोई बंदा काम कर रहा है तो नाल नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस पे कर रहा है तो बिल्कुल उसका राइट है कि वो चाइल्ड बेनिफिट ले, उसका राइट है कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले, उसका राइट है कि वो हाउसिंग बेनिफिट ले क्योंकि वो इकोनॉमी ते कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं। तो दोनों बेसिस ते ऐसे दे केसेस हाई कोर्ट थ्रू अप्रूव हो गए हैं। इसके बाद होम ऑफिस वाले जड़े हैं वो पॉलिसी अपनी रिव्यू कर रहे हैं तो हाले तक उन्होंने कोई अपनी पॉलिसी चेंज करके कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी। थोड़े अरसे तक मे भी वो अपनी कोई पॉलिसी वगैरह चेंज करते हैं तो जैसे ही इस सूरत कोई अनाउंसमेंट होगी तो ऐसी तुझे प्रोग्राम के जरिए आगाह करेंगे। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो। जी फरमाओ। हाँ जी मलक साहब। जी हाँ जी ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ FLR ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ अच्छा ठीक ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਓ ਹਨਾ। ठीक ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਨਾ। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੋ ਹਨਾ। ठीक ਪਰ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ठीक ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਊਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ 4 ਵੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ठीक 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 है बिल्कुल होम ऑफिस वाले इस किस्म का कोई नोटिस नहीं देना क्योंकि उन्हें की पता है कि अगर उन्हें कोई नोटिस दे देता तो तुसी फिर भज जाना है। तो जहां तक रिमूवल का ताल्लुक है तो रिमूवल नोटिस तुसें की ऑलरेडी मिल चुके हैं। जितने अरसे तो तुसी साइन ते जा रहे हो उतने अरसे उस टाइम तो तुसें की उन्हें एक नोटिस सर्व कर दिता सी IS 151A वही नोटिस से कि भी तुसी अपने कंट्री मुड़ जाओ। तो तुसें की चाहिए यही सी कि इंस्टेड तुसी होम ऑफिस को रिमूवल डायरेक्शन रिक्वेस्ट करो तुसी की चाहिए सी इस मैटर की हाई कोर्ट से चैलेंज करो जुडिशियल रिव्यू वास्ते अप्लाई करो। अगर तुसी दी हाई कोर्ट से एप्लीकेशन पेंडिंग है तो फिर जितना अरसा एप्लीकेशन के ऊपर फैसला नहीं होता तुसें की इथों रिमूव नहीं किया जा सकता। तो फौरी तौर पर किसी वधिया जे वकील की जाके मिलो तो इस मैटर की कोर्ट से चैलेंज कर दो। फिर तुसी जदों साइन ते जाओ तो कोई किसी किस्म का कोई मसला प्रॉब्लम नहीं होना। अगर तुसदा केस हाई कोर्ट से नहीं चल रहा तो नाल होम ऑफिस वाले भी दोबारा केस रिव्यू नहीं कर रहे फिर अगर तुसी साइन ते जाओ तो वो तुसें की बिठा सकते हैं या फिर तुसें की रिमूवल डायरेक्शन दे सकते हैं। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरह। जी फरमाओ। जी तुसी हेलो हेलो जी फरमाओ। हाँ जी सर मलिक साहब। जी बिल्कुल गल कर रहे हैं। हाँ जी मलिक साहब मैं पूछना सका आपने मैं अपने डिस्क्रिशनरी लीव एक्सटेंड वास्ते भेजा सका अपना पासपोर्ट। अच्छा ठीक सच दस दे कितना टाइम लाਉਂਦੇ ਆ सर जो ठीक और भी कोई तुसा दा सवाल है या एक ही सवाल है?
बस अजे आई मेरा सवाल। ठीक है बिल्कुल ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਰਮ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਮਪੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी जी हेलो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। अच्छा ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ठीक ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ठीक है बिल्कुल। जहां तक तुझे केस का इफेक्ट होना ते वाइफ दे बेनिफिट का ताल्लुक है ते इन्हां दा दोनों दा कोई आपस ते लिंक नहीं है। तुझी वाइफ ब्रिटिश नेशनल है, उन्हां दा पूरा राइट है कि वो बेनिफिट क्लेम करन ते तुसें की जेहड़ी स्टेटस भी मिली सी वो ह्यूमन राइट्स दी ग्राउंड से मिली सी ते बिल्कुल तुसें दा काम करना कोई लाजमी नहीं है। तुसें दी जैसे वीजा दी मियाद करीब आए तुसी फॉर्म वगैरह फिल करके होम ऑफिस की जमा करा दियो। तुसें की एविडेंस भेजना पेगा कि तुसी अपनी वाइफ नाल रह रहे हो, नाल अगर तुझे अकाउंट ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਦਰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਮਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ तो तुझी एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं हो सकती। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। जी फरमाओ। जी मैं इटली तो बोल रहा सी। जी फरमाओ। मेरे को इटालियन सिटीजन है। अच्छा पूछना सी कि एक यही कम चाहिए। ठीक ठीक नाज़रीन इतने वक्त हुआ चलता है ब्रेक दा। असी ब्रेक ते बाद आके तुझे दे सवालात ते जवाब देंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन असी काल दा सिलसिला उतो शुरू करते हैं जिथे ब्रेक ते पहले छड़िया सी। तक दे लाइन तर कौन है? जी फरमाओ। हेलो मलिक साहब जी भाई मैं ना अपने एफएलआर एप्लीकेशन पाई 7 साल बच्चों के नाल। अच्छा 2012 9 जुलाई तो पहला 6 महीने ठीक ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਨੇ। ठीक ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ठीक ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ठीक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ। ठीक ਤੇ ਹੁਣ 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣੂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਡਿਟੇਲ ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ठीक है बिल्कुल। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ। अच्छा ठीक है तो काफी चंगी खबर है ते नाल तुसें भी मुबारक हो कि अपील तुसी दी अलाउ हो गई है। कोई हुन फिक्र करने वाली गल नहीं है। स्टेटस तुसें की मिलना ही मिलना है ते बेशुमार किसी से यही होंदा कि जदों अपील अलाउ हो जाए ते 2-4-5 महीने होम ऑफिस की लग जाते हैं पेपर वगैरह देंदे ते तुसें दी भी अपील अलाउ होए उनको 5-1 महीने हो गए हैं ते वधिया ऑप्शन है कि फौरी तौर ते तुसी अपने एमपी कोल भी जाओ ते नाल अपने वकील कोल जाओ ते वकील के दसो कि होम ऑफिस की प्री एक्शन प्रोटोकॉल तैयार करके भेज दे। प्री एक्शन प्रोटोकॉल ते होम ऑफिस की तुसी एक वार्निंग दो कि कोर्ट वाले ऑलरेडी तुसी दे केस के ऊपर फैसला कर चुके हैं ते तुसी दे हक ते फैसला कीता है ते होम ऑफिस की तुसी कोई 3-4 वीक दा टाइम दियो। उन्हीं की दसो कि अगर उन्हां तुसें की पेपर इत्थे नहीं दिते ते तुसी इस मैटर की हाई कोर्ट से चैलेंज करना है ते उत्थे होम ऑफिस दी बेस ऊपर केस करना है कि वो कानून दी वायलेशन कर रहे हैं जदों ऑलरेडी कोर्ट वाले फैसला तुसी दे हक ते कीता है ते वो फिर तुसी दे केस के ऊपर डिले कर रहे हैं ना ही तुसी की स्टेटस दे रहे हैं ते मैनूं पूरा यकीन है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल दे जवाब ते उन्हां तुसी की स्टेटस दे देना है। हुण जदों स्टेटस देना है ते 2 ऑप्शन होणगे। अगर उन्हां तुसी की ओल्ड रूल्स के अंदर स्टेटस दिता ते फिर 3 साल दी डिस्क्रिशनरी मिलनी है। अगर उन्हां न्यू रूल्स की बेस ते दिता ते 2.5 साल दा वीजा मिलना है। अगर उन्हां तुसी की 2.5 साल दा वीजा दिता ते
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ की हाई कोर्ट ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਜੋ 2012 ਦੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਰੂਲ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ 2.5 ਸਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है ਤੇ फौरी तौर पर होम ऑफिस की प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजो तो 1-1.5 महीने के अंदर काम हो जाना है। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी मैं ना ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ 2006 ਵਾਲਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ FRO ਦਾ ਫਾਰਮ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੀਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ FRO ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ FLRO ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ FLRO ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਟਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2006 ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ FLRO ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲਿਖਤੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਲਿਖਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਠੀਕ ਪਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ उसी के मुताबिक स्टे मिलना है तो ओवरऑल फिलहाल चेंज कराने की भी लोड़ नहीं है ना ही कुछ और करने की लोड़ है। होम ऑफिस की एड्रेस भेज दो तो वेट करो देखो तुझे फेवर से फैसला कर दें या नहीं कर दें। अगर तुझे स्टेटस मिल गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई ना चेंज करना चाहे तो बिल्कुल ना चेंज हो सकता है मगर डेट ऑफ बर्थ जिंदगी सारी वही रही है। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो भाई सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी पहले मैंने 3 साल दी मिलिया ही वीजा फिर 3 साल का मिलिया हूँ मैं डेफिनेट अप्लाई करना मैनू कोई कोर्स करना पऊगा कि नहीं भाजी दस्यो प्लीज। ठीक बिल्कुल ते चंगी खबर है कि तुसें की इंडेफिनेट मिलने वाला है ते बिल्कुल तुसें की कोई कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना ही तुसें की लाइफ इन दी यूके टेस्ट चाहिए है ना ही तुसें की B1 चाहिए है ते जदों इंडेफिनेट मिल गई उसने 1 साल बाद तुसी नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई कर सकते हो। जदों तुसी ब्रिटिश नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई करना है तो उस तो पहले कोर्स की रिक्वायरमेंट है। इंडेफिनेट तुसी बेझिझक हो के बगैर टेस्ट ते भेज दो तो इंडेफिनेट तुसी की लग जानी है। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी जी फरमाओ। मलिक साहब जी। हाँ जी मैं इटली तो कॉल कर रहा जी ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਯੂਕੇ ਪਰਮਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ 24 ਈਅਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਤੇ ਜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਯੂਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਠੀਕ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੋਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਵਰ 21 ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਿਸ ਸੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ। ਅਗਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। जी जी फरमाओ। जी मैं इस एक्ट तुझे बोर हो इंग्लैंड आइलैंड जरूरी है। जी फरमाओ, तुझे सवाल की है जी? हेलो, मैं पूछना सी कि इंग्लैंड रिकॉर्ड चाहिए है। ठीक, तो तुसी आइलैंड जरूरी है 1 जनवरी तो। ते तुसी किस वीजे ते आना चाहते हो इथे? मैं कोई इटालियन सिटीजन है। ठीक, ते तुसी आपे आना चाहते हो या अपने बीवी बच्चे की बुलाना चाहते हो? ना, मैं आप ही आना चाहता हूँ। ठीक, बिल्कुल जी, तुसी बेझिझक होके आओ। तो इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कभी हो सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है, इटालियन नेशनल इटालियन जी कंट्री है, तो बिल्कुल तुसी बेझिझक होके आओ। तो इंग्लिश की कभी गवर्नमेंट इस तरह की कंडीशन लागू कर ही नहीं सकती। तो ओवरऑल यही है कि अगर तुसी अपनी वाइफ ते बच्चे की इतने बुलाना चाहते हो तो उन्होंने ऊपर भी कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट लागू नहीं हो सकती। तो यह जी है रेगुलेशन है फ्री मूवमेंट्स ऑफ पर्सन, तो उससे भी जी इतने प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो किसी किस्म की कंडीशंस लागू नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस ऑलरेडी यूरोपियन जी यूनियन है उन्हें ऑलरेडी सैट कानून तय किया है। तो सिमिलरली अगर कोई ब्रिटिश बंदा जाके इटली रहना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है, उससे ऊपर भी कोई कंडीशन लागू नहीं हो सकती कि उसकी इटालियन आनी चाहिए। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। मेरे साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने अपील है मेरी नेक्स्ट मंथ पर, सर उसके पहले मेरा जो कोर्स था वो अभी बंद हो गया, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा अपील पे? ठीक ठीक है, बिल्कुल हुण डिपेंड करता है कि जी तुसी दी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई सी वो किस ग्राउंड से हुई सी। ते नॉर्मल जदों मैटर कोर्ट से जाएगा तो कोर्ट ते रिफ्यूजल ही की एड्रेस करना, इससे अलावा उन्हें कोई चीज वगैरह कंसीडर नहीं करनी। हुण अगर ते तुसी दी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई सी कि भाई बैंक बैलेंस नहीं सी या तुसी बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, हुण जदों तुसी कोर्ट से जाओगे तो उन्हें की बैंक स्टेटमेंट जमा कराओगे तो अगर कोर्ट वाले अपील अलाउ कर दी वो तो ठीक है, मगर फिर जदों मैटर दोबारा होम ऑफिस खोल जाएगा उन्हें तुसी की वीजा नहीं देना बल्कि 60 डेज का लैटर देना है। तो तुसी यही कहना कि भाई 60 डेज के अंदर या तो तुसी किसी और कैटेगरी से स्विच करो या फिर तुसी नया कॉलेज लब के स्टूडेंट से फर्दर एप्लीकेशन करो। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ ਹੁਣ? ठीक, नहीं जी, डिपेंड करता है केस के ऊपर। ते नवे रूल रेगुलेशन पॉलिसी एमनिस्टी आंदी जांदी रहती है। ते फिलहाल कोई प्रेजेंट तौर ते इस तरह की कोई स्कीम हाले नई कोई अनाउंस नहीं हुई, मगर नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई ते इलेक्शन है, अप्रैल मई के बाद नई गवर्नमेंट आ जानी है। तो जड़ी गवर्नमेंट आएगी वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आएगी, तो फिर मे भी कोई एमनिस्टी लेके आन या कोई पॉलिसी लेके आन, तो थोड़ा जा वेट करने वाली गल है। तो नाल डिपेंड करता है केस की बेसिस के ऊपर। अगर किसी बंदे की इतने रहते रहते काफी अरसा हो गया है तो नाल अगर उन्हें इतने अपनी लाइफ इस्टैबलिश की है तो ह्यूमन राइट्स की बेस से अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिकल 8 के ग्राउंड से अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई बच्चे वगैरह हैं तो बच्चे ते ग्राउंड से अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना इतने ज्यादा अरसा कटा हो उतना वधिया उतने केस के ज्यादा चंगे चांसेस बनते हैं। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। वालेकुम सलाम।
सर ये क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी वाइफ के बच्चों के बेस पे, वरना जो ब्रिटिश चाइल्ड की ठीक, तो वाइफ मेरी बेनिफिट वगैरह भी दे रही थी, तो अभी मुझे पूछना ये था कि मेरे पहली वाइफ से पाकिस्तान में 3 बच्चे हैं, मैं उनको स्पॉन्सर कर सकता हूँ मैं और वाइफ मिलके? और दूसरा ये पूछना था कि मुझे जब ये डिस्क्रिप्शन लीव खत्म होगी तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, दोबारा एक्सटेंशन के लिए क्या मुझे दिखाना पड़ेगा? ठीक, बच्चे की बेस के ठीक ठीक है बिल्कुल। जहां तक तुझे अपने केस का ताल्लुक है तो जदों तुझे दा वीजा खत्म होने ते आएगा फिर तुझे फर्दर 2.5 साल से एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। जदों तुझे एक्सटेंशन अप्लाई करोगे तो तुझे की पेपर यही भेजने पेनगे जिससे होम ऑफिस वाले सैटिस्फाई हो जान के तुझे फिलहाल अपनी वाइफ ना रह रहे हो ते नाल बच्चे ना रह रहे हो, तो तुझे उसी तरह अपनी लाइफ इस्टैबलिश की है जिस तरह तुझे अपने पहले वीजे ते टाइम की सी। ते अगर तुझे काम शुरू किया है तो काम दे भी पेपर भेज दियो, अगर मकान वगैरह कोई लीता है तो मकान दे भी पेपर भेज दियो, कोई कौंसल टैक्स वगैरह पे कर रहे हो वो भी पेपर भेज देने चाहिए हैं। तो तुझे दी ते एक्सटेंशन हो जानी है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना। जहां तक तुझे बच्चे का ताल्लुक है जेडे पाकिस्तान हैं तो फिलहाल उन्हें तुझे बुला नहीं सकते हो क्योंकि तुझे काफी मुश्किलात का सामना होएगा, मगर कल नू परसों जदों तुझे पक्की स्टे मिल गई इंडेफिनिट मिल गई तो फिर तुझे काम शुरू किया तो फिर तुझे उन्हें बुला सकते हो। वो भी इसी ग्राउंड से बुला सकते हो कि अगर तुसां कोल कोर्ट तो पेपर होए कि बच्चे दी कस्टडी तुसां कोल है ते नाल बच्चे दी पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटी भी तुसां कोल होनी चाहिए। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरा सवाल ये है, मेरी फ्रेंड है वो जिदा इंडिया तो आई है, अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ठीक ठीक है बिल्कुल। असाइलम क्लेम करना हर बंदे दा राइट है ते बिल्कुल असाइलम क्लेम करना चाहते कर सकते हैं। ते चांसेस कितने हैं डिपेंड करता उन्हें कोल किस किस्म का एविडेंस है कि अगर वो इंडिया जानते उन्हें की जान की खतरा है या फिर इंडिया उन्हें अपना कल्चर इस चीज की एक्सेप्ट नहीं करता तो उन्हें यही चाहिए कि फौरी तौर पर किसी वधिया जे वकील की जाके मिलन, उन्हें अपना सारा पेपर वर्क दिखा दें तो वो देखने के बाद दस देंगे कि कितने % चांसेस हैं। तो उन्हें कोल 2 ऑप्शन है, या तो वो असाइलम क्लेम करें या फिर ह्यूमन राइट्स से अप्लाई करन। ते एविडेंस तकने दे बाद ही पता चलेगा कि वधिया ऑप्शन केड़ी है। ते इन सेल्फ बोथ केसेस थे होम ऑफिस की वो केस जमा करा सकते हैं। होम ऑफिस वाले केस रिव्यू करके फैसला करेंगे कि इधर उन्हें स्टेटस इतने मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर तो स्टेटस मिल गया वो तो चंगी खबर है, अगर स्टेटस नहीं मिलिया तो उन्होंने को अपील का राइट होगा कि वो यही चीज एक जज को भी लेके जा सकते हैं। तो फिर इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन कोर्ट फैसला कर दी है कि इधर वो किसी कानूनी कैटेगरी के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, या फिर उन्हें की थे असाइलम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। हेलो, मैंने अपने भाई के लड़के के लिए पूछना चाहती थी, वो इंडिया में है। अच्छा। तो मेरे भाई की अभी 1 साल हुआ डेथ हो गई। ठीक। तो मेरे लड़के की शादी है नेक्स्ट ईयर में। ठीक। तो मैं उन लोगों को दोनों को बुलाना चाहती थी, तो कैसे बुला सकती हूँ? ठीक है बिल्कुल। है काफी अफसोसनाक खबर है कि तुझे ब्रदर की डेथ हो गई। तो बहरहाल अगर तुम उन्होंने बच्चे की थे विजिट ते बुलाना चाहो तो बिल्कुल तुम इथों राहदारी भेज सकते हो तो उन्हें तुम इथों स्पॉन्सर कर सकते हो, मगर उन्होंने अपने सरकमस्टांसिस से डिपेंड करता है कि इंडिया उन्होंने अपने सरकमस्टांसिस किस किस्म के हैं। आइदर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई उन्होंने मैरिज वगैरह बच्चे वगैरह है, उन्होंने कोल केड़ा एविडेंस है कि होम ऑफिस लोग तकने नाल सैटिस्फाई हो जान के वाकई ये इथों मुड़ जाएंगे, इन्हें इतने नहीं रहना या फिर इतने ओवरस्टे नहीं करना, मगर बिल्कुल तुसी राहदारी भेज के उन्हें की कोशिश कर सकते हो कि इतने पहुंच जान। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। हाँ जी। जी फरमाओ। हाँ जी भाजी, मैं अपने केस का पूछना सी असाइलम का। जी। हाँ जी, मैं 10 साल पहला जिदा आया ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਫੀਸ ਭਰੇ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਿੱਦਾਂ 140 ਪਾਉਂਡ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ।
ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈਦਰ ਬਾय पोस्ट एप्लीकेशन गई है या फिर इन पर्सन गई है, तीसरी चीज अगर नहीं पता चले तो फिर तुसी कोर्ट की फोन कर सकते हो तो कोर्ट वाले तुसी की चेक कर देंगे कि आइदर उन्होंने रिकॉर्ड ते तुझी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है या नहीं। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉलर तरफ, जी फरमाओ। हेलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी सर, मैं जी पूछना है मेरे को रिलीजियस वीजा की मेरे को राइट हैगा, मैं ऐसे मतलब कंट्री दे विच अपना घर ले सकदा? बिल्कुल कर रहना हर किसी का हक है ते अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल तुसी ले सकते हो। तुसां कोल दो ऑप्शन हैं, एक ते अगर तुसां कोल पैसा सारा कैश है तो तुसी बिल्कुल कैश ते मकान ले सकते हो ते लैंड रजिस्ट्री फटाफट तुसी दे नां ते आ जानी है। ते अगर तुसां कोल इतना अमाउंट नहीं है तो अगर तुसी बैंक जाके मॉर्गेज लेना चाहते हो तो मॉर्गेज ते तुसें की दिक्कत का सामना होएगा, क्योंकि बैंक वाले कहेंगे बिल्डिंग सोसाइटी कहेगी कि तुसां कोल इत्थे पक्के पेपर नहीं हैं, असां की बिलीव है कि तुसी ऐसे की पेमेंट दोबारा करनी है। तो फिर यही है कि अगर मॉर्गेज नहीं मिलती तो फिर तुसी इंडेफिनेट तक वेट करो, जदों तुसी इंडेफिनेट मिल गया फिर तुसी बैंक जाना है तो उन्हें कहना है हाँ जी तुसां कोल पक्के पेपर हैं तो असीं तुसी की इत्थे मॉर्गेज दे रहे हैं, क्योंकि असीं की यकीन है या असीं की बिलीव है कि तुसी सारी पेमेंट कर देनी है, क्योंकि फिर तुसी पक्के तौर पर इत्थे रहना है। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल तरफ, जी फरमाओ। हेलो जी हाँ जी सर जी। जी फरमाओ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਵਰਸਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਠੀਕ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ठीक है बिल्कुल तुसें गी इत्थे रहंदे काफी ज्यादा अरसा हो गया, 13 साल कोई कम अरसा नहीं है। ते बहरहाल तुसें गी चाहिदा सी जेहड़ी अपील कीती सी उसी टाइम उसकी परस्यू कर दे ते तकदे कि मे बी उस टाइम कोई ह्यूमन राइट ते गल बन जांदी। बहरहाल हुन गल पुरानी हो गई है, तुसी हुन फ्रैश एप्लीकेशन जमा कराना चाहो ते बिल्कुल करा सकदे हो। ते फ्रैश एप्लीकेशन ते आई है कि जितना एविडेंस है तुसां कोल कि तुसी 13 साल तो इत्थे रह रहे हो, हुन तुसी इंडिया मुड़ के नहीं जा सकते हो ते नाल कोई रेफरेंस लैटर वगैरह जिस तरह कोई गुरुद्वारे साहब तो लैटर हो गई या फिर कोई MP दी लैटर हो गई या कोई फ्रेंड या फैमिली सर्कल थ्रू लैटर वगैरह हो गई, वो सारी चिट्ठियां तुसी जमा करा सकते हो। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल तरफ, जी फरमाओ। जी हेलो जी फरमाओ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਬੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਹੁਣ। ठीक बिल्कुल मेरी अपनी ओपीनियन है कि अगर किसी बंदे की इतने रहते रहते कोई 5, 6 साल 7 साल हो जान तो बिल्कुल होम ऑफिस की कोई स्कीम लानी चाहिए कि उन्हें थोड़ा बहुत स्टे इतने मिले जिस तरह लोग किसी पक्के रूट से जा सकते हैं। तो फिलहाल जी स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट वास्ते जी प्रेजेंट गौरमेंट है मौजूदा गौरमेंट उसको इस तरह की स्कीम नहीं छोड़ी कि वो किसी तरीके नाल पक्के रूट से चले जान। अज की डेट से कानून यही है कि अगर किसी स्टूडेंट की इतने रहते रहते 10 साल हो जान तो उन्हें फिर इंडेफिनेट मिल जानी है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बच्चे की थे 5, 6 साल 7 साल हो जाते फिर बच्चे के ग्राउंड पे भी स्टे मिल सकती है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी कोई वर्क परमिट वगैरह मिल जाए तो वर्क परमिट के रूट के ऊपर उन्हें स्टे मिल सकती है। तो इससे अलावा अगर किसी स्टूडेंट की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सीरियस चल रही है तो उस ग्राउंड से भी स्टे मिल सकती है। तो डिपेंड करता है तुझे अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर कि तुसी कदों आए हो, बच्चे हैं नहीं हैं, ब्याह हुआ है नहीं हुआ, तो तुझे अपने किस किस्म के सर्कमस्टांसिस हैं। तो वधिया ऑप्शन यही है किसी चंगे जे वकील की जाके मिलो, उन्हें की अपनी सारी केस की सूरत दसो, वो तुसें की दस देंगे भी हाले तुसी किस जगह स्टैंड करते हो, तो आइदर कोई चांस है कि तुझे इतने कोई पक्के पेपर लेटर मिलन या ना मिलन। नाज़रीन बढ़ते नेक्स्ट कॉल तरफ, जी फरमाओ।
ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ? ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ठीक है, बिल्कुल डिपेंड करता है केस की बेसिस के ऊपर। होम ऑफिस वाले कोई पक्के तौर पर बंद नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर बात है बात का कोई अर्जेंट अपील होती है या इंजंक्शन वगैरह होंगे, तो इस वजह तो उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम करते रहते हैं, कुछ डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। तो जहाँ तक तुझे केस का ताल्लुक है, तो मेरे अपने हिसाब नाल नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तो पहले केस के ऊपर फैसला हो जाना है। तो अगर वो मसले तुझे स्टेटस दिता तो 2.5 साल का स्टे देंगे। अगर उन्होंने किसी ग्राउंड से केस रिफ्यूज कर दिता तो तुम कोई ऑप्शन होगी, तुम उस मैटर की कोर्ट से चैलेंज कर सकते होगे। तो फिलहाल अप्रैल मई तक वेट करो, उस तो पहले तुझे जवाब मिल जाना चाहिए। नाज़रीन, इत्थे तक था अज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी छेती नाल गुजर गया। तुझे सामने जितनी कॉल ले सकता लेती, फिर भी अगर किसी की कॉल या ना मिल पाई होए तो तुसी अगले हफ्ते अगले सैटरडे फिर कॉल कर सकते हो। तो असीं तुसें की एडवाइस करनगे। रब रखा।